नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। महाराष्ट्र में इस समय सबसे ज्यादा शरद पवार और अजित पवार के बीच सियासी जंग की चर्चा है। बारामती में पवार फैमिली की फाइट पर सबकी निगाहें टिकी हैं। पहली बार दीपावली में पवार परिवार अलग अलग दीपावली मनाते हुए दिखाई दिया। इंडिया टीवी ने अजित पवार से बातचीत की। अजित पवार के खिलाफ युगेंद्र पवार को टिकट देने का फैसला किसका था? बारामती से चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते थे अजित पवार? किसके कहने पर वो बारामती से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए? क्या अजित पवार को एनसीपी तोड़ने का कोई मलाल है? अजित पवार को विधानसभा चुनाव में जीत का कितना भरोसा है? लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस वक्त इस हालात में कितने अलग है विधानसभा चुनाव? इन तमाम सवालों का जवाब अजित पवार ने दिया। देखिए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। हम देख रहे हैं लोगों का, आपसे मिल रहे हैं, कई समस्याएं भी वो रखते हैं, कई समस्याओं का आपने समाधान भी कर लिया है। बारामती को अब इतने सालों में आपने रिप्रेजेंट किया है, किस तरीके से अब बारामती को आप खुद देखते हैं? बारामती में मैंने काम शुरू किया 87 से, लेकिन पहले 4 साल में ऐसे ही काम कर रहा था, लोगों को मिल रहा था। 91 में मुझे पहला मौका मिला पार्टी की तरफ से, तब एक कांग्रेस पार्टी थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, और तब से मेरी शुरुआत एज अ पॉलिटिक्स के नाते शुरू हुई और तब से मैं आज तक काम कर रहा हूँ। काम करते वक्त पहली जनरेशन थी वो अभी बड़ी हो गई। मैंने जब शुरुआत की तब मैं 30 साल का था और अभी मैं 65 का हूँ। तो मेरे साथ काम करने वाले लोग अभी 60-65 तक गए और उससे हमने जब काम शुरू किया, आपके वोटर अभी के जो वोटर है वो 18 साल के होने के बाद उनको राइट मिलता है वोट करने का। तो करीबन मैंने पॉलिटिक्स शुरू करने के बाद वो सब पैदा हुए, करीबन 50% वोटर। और उन्होंने बचपन से देखा, हम सब आते थे, जाते थे, मिलते थे, तो खाली दादा दादा अजित दादा ऐसा। तो बचपन से उन्होंने एज अ अपना रिप्रेजेंटेटिव के नाते अजित पवार को ही देखा है। तो पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त यहाँ के लोगों का अलग सोच थी। उन्होंने सोचा था कि साहब को नाराज न करने के लिए हमें सुप्रिया को वोट देना चाहिए। मेरे पास कार्यकर्ता ज्यादा थे, लोग भी ज्यादा थे, आते थे, मीटिंग में बैठते थे, सुनते थे, लेकिन चुप बैठते थे। जब रिजल्ट आया तब मुझे पता चला कि नहीं, उन्होंने मेरे साथ होते हुए भी वोटिंग वहां किया। अभी मैं वो निकालने की मुझे कोई जरूरत नहीं। मैं भी बहुत से विलेजेस में जाता हूं और बोल देता हूं कि आपने एमपी के वक्त जो किया वो आपका अधिकार है, एज अ वोटर के नाते उनका ही अधिकार है। फिर अभी मैं खुद खड़ा हूं, तो इस दफा जैसे 7 बार आपने मुझे चुन के दिया है, उसी हिसाब से 8वीं बार भी मुझे चुन के दे दीजिए, ऐसे मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं। और तब भी वही चुनाव में बहुत से लोग प्राइवेट में ऐसे बातें करते थे कि पार्लियामेंट के लिए, लोकसभा के लिए ताई और विधानसभा के लिए दादा। अभी देखते हैं क्या करते हैं। मेरा सवाल ये भी कि आप इस छोटे बच्चे के साथ अभी बातचीत कर रहे थे, स्कूल से लेकर हर चीज उससे पूछ रहे थे। मेरा सवाल उस युगेंद्र पवार के लिए भी है जिसे कभी आप हाथ पकड़ के आपने खिलाया होगा या कभी स्कूल भी लेके गए होंगे, उससे बचपन में बातचीत की होगी। आज वो ही भतीजा आपके सामने खड़ा है। आपके मन को उस वक्त वेदना हुई थी कि जिस भतीजे को मैंने खिलाया है, जिस भतीजे से मैंने करियर के बारे में सोचा होगा, हर चीज के बारे में सोचा होगा, आज क्या नौबत आ गई ऐसी राजनीति में कि वो मेरे खिलाफ खड़ा? नहीं, क्या है, उसको दोष दे के क्या फायदा? उसको टिकट को किसने दिया? आपके चाचा ने। नहीं, किसने दिया वो आप देखना चाहिए। वो तो एक 30 मेरे ख्याल से 33 साल का लड़का है, उसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई है, उसकी शुरुआत है। उनको टिकट दिया इसीलिए उसको खड़ा रहना पड़ा। अभी वो जाने दो, इसमें पॉलिटिक्स में ऐसा चलता है, हर एक को खड़ा रहने का अधिकार है। मेरे ख्याल से एमपी के लिए और एमएलए के लिए 25 साल पूरे होने के बाद कोई भी खड़ा रह सकता है।
इसमें मेरे एमएलसी और एमएलसी के लिए जरा ज्यादा है, मेरे ख्याल से 30 साल या 35 साल ऐसा कुछ है। ठीक है, वो खड़ा है, वो उसके हिसाब से वोट मांग रहा है, मैं मेरे हिसाब से वोट मांग रहा हूँ। जनता तय करेगी किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। लेकिन आपको लगता है हमेशा ही पवार वर्सेस पवार हम देख रहे हैं, लोकसभा से लेके विधानसभा तक टाला जा सकता था, क्योंकि घर तो आपका अनंत पवार का एक था, आप खुद ही कह रहे थे कि बराबर है। मैंने पहले ही बताया कि मेरी गलती थी, मैंने सुप्रिया के खिलाफ सुनेत्रा को खड़ा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरी गलती थी, मैंने वो कबूल की, 3-4 दफा कबूल की कि ये लोगों को भी ठीक नहीं लगा, और बाद में मैंने सोचा तो वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरे से हो गई। अभी आगे इस चुनाव के वक्त क्या करना क्या नहीं करना वो उनके हाथ में था, क्योंकि बारामती के लोग मुझे खुद मिलने के लिए जब मेरे कार्यकर्ता आए तब उन्होंने मुझे कहा कि नहीं दादा, आपको भी बारामती में खड़ा रहना चाहिए। मैं सोच रहा था कि बारामती छोड़कर शिरूर हवेली या पुरंदर या सिन्नर, नासिक में सिन्नर एक तालुका है, वहाँ भी मानिकराव कोकाटे वहाँ के एमएलए, उन्होंने भी, सब लोगों ने मुझे बताया था कि दादा आप यहाँ आके खड़े रहो। लेकिन एक दफा बारामती में मैं दौरे पे आया था और बहुत से लोग मुझसे मिले और उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं, इतने साल आपने बारामती का प्रतिनिधित्व किया है और हमें अच्छा नहीं लगता कि हमें छोड़कर आप दूसरे जगह जाके खड़े होकर उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। फिर मैंने तय किया कि चलो पॉलिटिक्स में मेजॉरिटी को ज्यादा आप महत्व देते हैं और मेजॉरिटी कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा करो बारामती, इसीलिए मैंने खाली उस दिन कार्यकर्ताओं को बताया कि ठीक है, आपके मन में जो है उसी हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। और फिर हम जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मेन लोग बैठे थे पार्लियामेंट्री बोर्ड पे, तब उन्होंने सबने बताया कि नहीं दादा, आपको बारामती में ही खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि आप एज अ लीडर के नाते लोगों के सामने जब पार्टी जाएगी तो किसी को ऐसे नहीं लगना चाहिए कि आप ही प्रतिनिधित्व वहाँ नहीं कर रहे या बारामती आपने छोड़ी, वो मैसेज महाराष्ट्र के बाकी लोगों में ठीक नहीं जाएगा, ऐसा उनका कहना था। आपको मैं बताता हूँ, 84 में भी पवार साहब एमपी बने यहाँ से और फिर पुलोद हुआ और 85 में साहब को तुरंत एमपी होते हुए भी एमएलए के चुनाव में खड़ा रहना पड़ा। तो बहुत बारामती में उस टाइम करीबन शाम को मीटिंग शुरू देर तक चली, तब 2 नाम सामने आए थे कि वीडी अण्णा जगताप, या अभी वो नहीं है, गुजर गए, और सतीश कोमने, ये दोनों में से किसको टिकट देना चाहिए। और हमें लगा कि कुछ यंग जनरेशन बोल रही थी सतीश कोमने को देना चाहिए, सीनियर लोग बोल रहे थे कि वीडी अण्णा बहुत सीनियर है, उनको देना चाहिए, उन्होंने पार्टी बहुत दिन संभाली। ऐसे होते हुए भी बाद में वो सब मीटिंग वैसे ही खत्म हुई, साहब चले गए और जब पार्लियामेंट्री बोर्ड वहाँ पुलोद का बैठा तो सब बोले कि आप अगर नेतृत्व कर रहे हैं महाराष्ट्र के तो आपको ही खड़ा रहना पड़ेगा। फिर उन्होंने जीत के आए और एमपी का चुनाव रिजाइन किया, क्योंकि 15 दिन के बीच में आपको वैसा करना पड़ता है। एक सवाल ये भी कि शरद पवार एक बात का बार बार उल्लेख करते हैं कि जब उन्हें भी पूर्व में जब ऐसी घटनाएं हुई कि कई उनके एमएलए उन्हें छोड़ के चले गए थे, सिर्फ 2 बच गए थे, उन्हें कहा था कि जब बाद में चुनाव हुए 50 के 50 चुनाव हार गए। ये जो वो बार बार उल्लेख कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वो चुनौती दे रहे हैं कि जितने छोड़ के गए हैं वो शायद ये देखो, हम छोड़ के नहीं गए, मैं आपको पहले बताता हूँ। पार्टी सब मिलके बनाते हैं, पार्टी बनाने के बाद सब मिलके वो चलाते हैं। चलाते वक्त अगर उसमें कोई डिस्प्यूट आया, क्या हुआ, एक दफा पवार साहब ने रिजाइन किया और वो बोले कि मैं अभी
मुझे ऐसा लगता है कि मैं रिटायर होना चाहिए और दूसरे किसी को हाथ में ये सब जिम्मेवारी पार्टी की देनी चाहिए। उन्होंने रिजाइन किया, 2-3 दिन गए और फिर बाद में उन्होंने तय किया कि नहीं, हम वापस वही कमांड संभालेंगे एज अ पार्टी के प्रेसिडेंट के नाते। और वो सब होते हुए हम सब जो एमएलए थे सभी, उनके मन में बार बार आता था कि हम रूलिंग पार्टी में जाना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ अगर डेवलपमेंट करनी हो तो रूलिंग पार्टी में जाने के बाद ही आपको फंड्स मिलता है, डेवलपमेंट हो जाती है, नए नए कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट आप ला सकते हैं। और ये करते वक्त फिर मुझे प्रेशर, करीबन 54 एमएलए हम थे, बाद में एक गुजर गए भारत भाल के और चुनाव हुआ तो वो हम लॉस हो, हार गए, 53 रहे। 53 में से मेरे साथ 43 एमएलए थे और सबने मिलके बताया कि नहीं, अपने को अभी जाना ही है। पहले तो 53 बोल रहे थे, मेरे पास साइन भी है सबकी, जयंत पाटिल सबकी साइन है, जयंत पाटिल को भी पता है सब कि अपने को वहां जाना है। लेकिन बाद में जब डिसीजन लेने का वक्त आया और सबने वो पार्टी की जिम्मेवारी, डेमोक्रेसी है, सबने मिलके मेजॉरिटी पार्टी की जिम्मेवारी मेरे ऊपर डाली। पार्टी के जो भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है मेजॉरिटी मेरे साथ आए, पार्टी के जो भी वर्कर्स है हमने इलेक्शन कमीशन को जो मालूमात करके दी, उसमें से कुछ लाख लोगों ने, हमारे पार्टी के प्रमुख अभी अजित पवार होना चाहिए, और उन्होंने साइन करके दिया। वो सब देखते हुए असेंबली में मुझे एज अ पार्टी का चीफ, ओरिजिनल एनसीपी पार्टी का चीफ अभी अजित पवार है, ओरिजिनल एनसीपी पार्टी का सिंबल अजित पवार के पास है, ऐसा डिसीजन दिया। और निवडणूक इलेक्शन कमीशन ने भी वैसा डिसीजन दिया। अभी ये केस सुप्रीम कोर्ट में है, वो हमारे सामने वाले लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए और उन्होंने नया सिंबल लिया है, लेकिन हमें भी उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। मेरे ख्याल से अभी 6 तारीख को ऐसा कुछ डेट है, ऐसा सुनने को मिला, हमारे लॉयर ने बताया। तो ये जो बोल रहे कि इन्होंने पार्टी ये तोड़ी नहीं, हमारी पार्टी को क्या एक वर्ड यूज करते हैं, छीन ले, चुरा लिया, ऐसा कुछ सब खुद बोले कि भगा कर लेंगे। ऐसा नहीं है। आप देखो रिकॉर्ड पे, विधिमंडल में पार्टी हम सब है, इसीलिए ये ओरिजिनल पार्टी इनके हाथ में ही है। वैसे सबने एप्लीकेशन दिया, एफिडेविट किया, सब हर एक एमएलए का एफिडेविट मेरे पास है। और अकेला मैं इसमें नहीं था, उसमें प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, दिलीप वळसे पाटिल, सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे, हसन मुशर्रफ, बहुत से जो भी लीडरों ने, वैसे तो छगन भुजबल साहब ने 99 में से ही, वो तो यहाँ के स्टेट के प्रेसिडेंट थे, साहब जैसे वो ऊपर के प्रेसिडेंट थे तब से। और मैंने खुद देखा है, तब छगन भुजबल साहब ने बहुत जोरों से इलेक्शन में, चुनाव में ये सब जिम्मेवारी उठाई और एक अच्छा माहौल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बारे में खड़ा करने का काम उन्होंने किया है। तो अभी ठीक है, अभी हम लोगों के सामने जा रहे हैं। हमारा इतना ही कहना है, हमने जो अच्छे डिसीजन लिए हैं, लाड़की बहना हो या बिजली की माफी हो किसानों के लिए, ऐसे बहुत से योजनाएं हैं, उसके बारे में हम बोल रहे हैं। हमें बाकी किसी के बारे में कुछ एलिगेशन नहीं करने की, सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और आगे भी हम कम से कम 10 साल काम कर सकते हैं। हमारे बाकी भी साथी उनके हिसाब से काम कर रहे हैं। और आपको एक पता होगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
कोई बोलते एक सरदारों की पार्टी है और उसमें आप आपके एरिया में पावरफुल है, ये इनके एरिया में है, ये इनके एरिया में, ऐसे अलग अलग अपने अपने एरिया में पावरफुल है। उनको सबको इकट्ठा करके वो पार्टी ऐसे कोई बात करते हैं, परसेप्शन तैयार है। और आपने देखा होगा तो दिलीप वैसे पाटिल किसी हालत में वो चुन के आने वाली है, छगन भुजबल आने वाली ही है। ऐसे बहुत से पार्टी के जो लोग हैं उनका वहाँ काम है, उनके कांटेक्ट है, वो इतने साल में अच्छी तरह से लोगों को सबको मिलके आगे जा रहे हैं। तो अभी आखिर वोटर ही उनके हमारे सबके बारे में डिसीजन लेगा। अभी आज छुट्टी का कि 9 जो उन्होंने 10 सीट्स लड़ी शरद पवार ने, और उसमें से स्ट्राइक रेट 8 जीत कर आई। 9 के बारे में भी वो कहते हैं वहां अगर टेम्परेट नहीं होता तो शायद वो भी जीत। पार्लियामेंट महाराष्ट्र की सिचुएशन बहुत अलग थी। आपने देखा होगा यूपी में भी ऐसा रिजल्ट आया, किसी को लगा नहीं कि यूपी में ऐसा रिजल्ट आ जाएगा, उसी हिसाब से महाराष्ट्र में रिजल्ट आया। तब हमारे माइनॉरिटी वो बिल्कुल अगेंस्ट में चली गई और संविधान के कारण हमारे बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट वो भी हमारे खिलाफ यानी युति के खिलाफ चला गया। ऐसे ये घटनाएं हुई और हम सब लोगों के सामने जा रहे थे तो हमारे साथ जो भी लोग थे, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, ऐसा उनका नारा चालू था इतना। और उसी नारे के हिसाब से उससे पहले बहुत से लोग एज अ पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त 300 से ज्यादा कैंडिडेट एमपी बने थे, उससे भी पहले वैसा ही हुआ था। इसीलिए बहुत से अभी हम जीत के आएंगे भी अभी 400 पार। और उन्होंने नैरेटिव क्या सेट किया अपोजिशन वालों ने कि इनको 400 पार चाहिए, किस लिए चाहिए तो ये संविधान बदलना चाहते, किस लिए चाहिए ये घटना बदलना चाहते, किस लिए चाहिए तो ये रिजर्वेशन निकालना चाहते, ऐसा कुछ हुआ। और उनका परिणाम रिजल्ट के ऊपर बहुत हुआ, ये फैक्ट है। कुछ कैंडिडेट ऐसे थे, वहां के वोटर भी बोल रहे थे, कार्यकर्ता भी बोल रहे थे इनको नहीं इस दफा टिकट देना चाहिए, आप चेंज करो। ऐसे भी बहुत से लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को भी बताया था और एकनाथ शिंदे जी को भी बताया था। हमने उससे पहले थोड़े ही सीट खड़े किए थे, मेरे ख्याल से हमारी 4 ही जीत के आए थे। तो उसमें रायगढ़ की सीट आई, बारामती की गई, शिरूर की आनी चाहिए थी, लेकिन शिरूर में थोड़ा सा हमें कैंडिडेट का सीट फाइनल करने के लिए डिले हुआ